नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। प्रदेश प्रभारी भाजपा नेताओं को सरकार में दायित्व जल्द मिलेंगी। गौतम, भर्ती घोटालों में पहले सिर्फ बातें, जांच अब सीएम। उत्तराखंड बोर्ड भी शुरू होगा बैक पेपर सिस्टम। वन्य जीवों के हमले में मौत पर अब 6 लाख का मुआवजा। उत्तराखंड में ब्रांडेड दवा लिखने वाले डॉक्टर जल्द नपेंगे। भारतीय सेना को मिले 314 युवा अफसर। भर्ती घपले का मास्टरमाइंड रितेश पांडे यूपी हिमाचल के नेताओं के संपर्क में। हल्द्वानी, महिला हिंसा रोकने को आगे आए। हल्द्वानी, सड़क पर नाची बारात तो दूल्हे दुल्हन पक्ष पर होगा मुकदमा। मोटा हल्दू में खनन कारोबारी का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। गौला नदी में खनन नहीं होने पर लग रहा है करोड़ों का चूना। गदरपुर बाईपास सहमति के बगैर खोला बाईपास। जिम कारकेड के जीवन पर आधारित स्थलों पर ट्रेल बनाई जाएगी। प्लास्टिक के विकल्पों के लिए प्रोत्साहन को नई नीति। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दायित्व बंटवारा जल्द होने जा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कहा कि इस पर मंथन चल रहा है, जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा किया जाएगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि भाजपा अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं का हमेशा सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि सेवा भाव वाली पार्टी है, इस भाव से भी कार्यकर्ता काम करता है, उसे एक न एक दिन निश्चित रूप से मुकाम हासिल होता है। पत्रकारों से उनसे पूछा कि राज्य में नई सरकार के गठन के बाद से अभी तक अधिकांश दायित्वों का आवंटन नहीं हुआ। इस पर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि इस संदर्भ में मंथन चल रहा है, जल्द निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान प्रदेश प्रभारी ने यह भी कहा कि विभिन्न मोर्चा और जिलाध्यक्षों की तैनाती के बाद अब पार्टी उनकी टीम तैयार करने का काम शुरू करने जा रही है। सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता और धर्मांतरण विरोधी कानून बनाकर नई शुरुआत की है, जिस पर कई राज्य अमल कर रहे हैं। कहा कि राज्य में 2014-15 से ही भर्ती घोटाले हो रहे थे, लेकिन पूर्व में कार्रवाई नहीं हुई। इस बात पर जांच में 55 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। शनिवार को नई दिल्ली में एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि यूसीसी राज्य की जरूरत थी, इसलिए राज्य में धर्मांतरण पर कड़ा कानून बनाया गया। समान नागरिक संहिता किसी के खिलाफ नहीं है। सीएम ने कहा कि 2014-15 से भर्ती घोटाले चल रहे थे, हमेशा जांच की बात होती थी, लेकिन जांच नहीं होती थी। इस बार सरकार ने जांच कराई तो अब तक 55 लोग जेल जा चुके हैं। अंतिम व्यक्ति को सजा मिलने तक सरकार चुप नहीं बैठेगी। उत्तराखंड बोर्ड भी फेल होने वाले छात्रों को पास करने के लिए अंक सुधारने का मौका देगा। विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने निर्देशालय को अंक सुधार परीक्षा का खाका दिया है। सूत्रों के अनुसार इसमें सिफारिश है कि हाईस्कूल में किन्हीं 2 विषयों, इंटर में केवल एक विषय में परीक्षाएं दी जा सकेंगी। सूत्रों के अनुसार सरकार के स्तर पर सहमति पर शिक्षा सचिव ने बोर्ड से रिपोर्ट मांगी थी। सचिव ने हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को बताया कि छात्रों को दोबारा मौका मिलने पर वह पास हो सकते हैं। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमलों से मौत पर अब आश्रितों को 6 लाख रुपये जबकि घायलों को 1 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। सरकार ने वन्यजीव हमलों को कम करने के लिए निवारण प्रकोष्ठ के गठन का भी निर्णय लिया। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य वन्यजीव बोर्ड की 18वीं बैठक हुई। बैठक में राज्य में जंगली जानवरों के लगातार बढ़ते हुए हमलों पर चिंता जताई गई। उन्हें कम से कम करने के लिए मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण प्रकोष्ठ का जल्द गठन करने का निर्णय लिया गया। प्रकोष्ठ में विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा ताकि पता लगाया जा सके कि जंगली जानवरों की लगातार हमलों की वजह क्या है। पुष्कर सिंह धामी ने 1 अक्टूबर 2022 से जंगली जानवरों के हमले में मौत पर मुआवजा राशि 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान किया था। बोर्ड ने इसे 6 लाख करने की मंजूरी दे दी है। वहीं घायलों को 50,000 से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये दिए जाएंगे, जिसमें 4 लाख रुपये आपदा मौत से जबकि 2 लाख रुपये वन विभाग की ओर से दिया जाएगा। अब तक कुछ ही जंगली जानवरों के फसलों और मकान को नुकसान पहुंचाने में मुआवजा मिलता था। भालू समेत अन्य प्रजातियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक समीर सिन्हा ने कहा कि किस डिवीजन में किन किन जानवरों के ज्यादा हमले होते हैं, इसका भी अध्ययन किया जाएगा ताकि भविष्य में हमलों को कम किया जा सके। बोर्ड बैठक में 2 करोड़ रुपए का कार्पस फंड बनाने का भी निर्णय लिया गया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि पीड़ितों को जल्द मुआवजा राशि देने और घायल जानवरों को रेस्क्यू करने के लिए व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि हर हाल में 15 दिन के भीतर सहायता धनराशि बांटने के निर्देश दिए गए हैं। सरहद की निगरानी करने के लिए भारतीय सेना को 314 युवा अफसर मिल गए हैं। दून स्थित IMA में हुई पासिंग आउट परेड का अंतिम पग पार करके वो सेना का हिस्सा बने हुए 11 मित्र राष्ट्रों के 30 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए। शनिवार सुबह मार्क्स काल के साथ OPOP शुरू हुई। कंपनी सार्जेंट मेजर प्रियांशु त्यागी, नकुल सिंह तोमर, ओंकार हिमाल, श्रीपद थापा, असीम
आनंद व गौरव चौहान ने ड्रिल स्क्वायर पर अपनी अपनी जगह ली। 9 बजे एडवांस कॉल के साथ युवा अफसर कदम बढ़ाते हुए वामसी कृष्णा के नेतृत्व में पहुंचे। पीपिंग सेरेमनी में युवा अफसरों के कंधों पर परिजनों ने स्टार लगाए। लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी GOC इन सी मध्य कमान ने POP की सलामी ली। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को ब्रांडेड दवा लिखने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, मेडिकल कॉलेज प्राचार्यों को ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। आम लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोल रखे हैं। केंद्र सरकार के स्तर पर भी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना चलाई जा रही है। डॉक्टरों को समय समय पर जेनेरिक दवाएं दी के लिखने निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश सरकारी डॉक्टर मरीज के लिए कोई ना कोई ब्रांडेड दवा लिख रहे हैं। अब सरकार ने सभी CMO व मेडिकल कॉलेज प्राचार्यों को ब्रांडेड दवा लिखने वाले डॉक्टर की पहचान कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी गैंगस्टर रितेश पांडे का नेटवर्क उत्तराखंड ही नहीं यूपी और हिमाचल तक फैला हुआ था। दोनों राज्यों में इसके कुछ बड़े नेताओं के साथ करीबी संबंध थे। इसी का फायदा उठाकर उसने उत्तराखंड के एक नेता और उच्च अधिकारी को संबंध बनाए। उनके नाम पर उसने करोड़ों की ठगी करने में कामयाबी हासिल की। करीब 7 साल पहले गैंगस्टर रितेश पांडे नैनीताल पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस ने 7 माह पहले रितेश पांडे नैनीताल पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। रितेश ने लंबी पूछताछ की। इस दौरान पुलिस को रितेश से कई जानकारी भी मिली है। सूत्रों के मुताबिक करीब 5 साल पहले रितेश का संपर्क हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता के भाई के साथ हुआ था। नेता के भाई ने ही उनकी पहचान यूपी के बड़े नेता से कराई। यहीं से रितेश की राह खुलती चली गई। यूपी और हिमाचल के नेताओं के दम पर रितेश ने पूर्व मंत्री रहे कुमाऊं के एक नेता के साथ नजदीकियां बढ़ाई। इसी नेता के दम पर रितेश ने उच्चाधिकारियों के साथ संपर्क साधे और सरकारी नौकरियां दिलाने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी को अंजाम दे दिया। गैंगस्टर रितेश पांडे को कानून का भी डर नहीं था, इसलिए वो ठगी की रकम को कैश में लिया करता था ताकि वो सीधे सीधे पुलिस के पकड़ में न आए। ये कारण रहा कि जांच में पुलिस को उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए। इससे पुलिस की पकड़ हमेशा ढीली पड़ गई। फर्जीवाड़े के आरोपी के खिलाफ ठगी के साथ गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज है। फिलहाल अल्मोड़ा पुलिस पूछताछ कर रही है। जल्द ही नैनीताल पुलिस भी नियमानुसार अपनी कार्रवाई करेगी। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति साह मिश्रा ने कहा कि महिला हिंसा को रोकने के लिए महिलाओं को खुद ही आगे आना होगा। महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर हिंसा की घटनाओं का विरोध कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर राजकीय इंटर कॉलेज दौलतपुर में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में आयोग उपाध्यक्ष मिश्रा ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है। उन्होंने महिलाओं को महिला हिंसा की घटनाओं को लेकर जागरूकता किया। कहा कि अभी तक समझा जाता रहा कि गरीबी और शिक्षा महिला हिंसा का मुख्य कारण है, लेकिन शिक्षित समाज में भी महिला हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। कहा कि महिला हेल्पलाइन 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अंजू कठैत ने पीड़ित महिलाओं को दी जा रही सहायता की जानकारी दी। पुलिस महिला सेल की प्रभारी उप निरीक्षक सुनीता कुंवर कुमकुम धानिक ने महिलाओं को कानूनी जानकारी दी। ये बाल विकास परियोजना अधिकारी शिल्पा जोशी, गौरव पंत, शीला रौतेला, सुरेंद्र प्रधानाचार्य, DK जोशी, रमेश तिवाड़ी, अभिभावक संघ अध्यक्ष रतन बिष्ट आदि उपस्थित रहे। हल्द्वानी कोतवाली में बारात घर डीजे और बैंड बाजा संचालकों के साथ पुलिस अफसरों की बैठक हुई, जिसमें रात के समय बारात चढ़त तो बारात घरों के आसपास सड़कों पर खड़े होने वाले वाहनों से जाम को लेकर चर्चा हुई। सड़कों पर जाम को लेकर SSP काफी सख्त दिखाई दिए। बैठक में SSP पंकज भट्ट ने कहा कि जिले में अब अगर बारात सड़क पर नाचती तो दूल्हा और दुल्हन पक्ष के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी, जबकि बारात घर के बाहर सड़क पर वाहनों के लगने वाले जाम पर बारात घर संचालक जिम्मेदार होंगे। शनिवार को कोतवाली परिसर स्थित बहुउद्देशीय भवन सभागार में हुई बैठक में बारात घर संचालकों के साथ हुई बैठक में SSP ने कहा कि बारातों से शहर में जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। तमाम निवेदक के बाद भी बारात घर संचालक नियमों का पालन नहीं करे। कहा कि 10 बजे बाद किसी बारात घर में डीजे और बैंड का संचालन नहीं होगा। कहा कि इस सीजन बारात के कुछ दिन और शेष हैं, लेकिन अगले सीजन से बारातों को लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे। बारात संचालक पार्किंग की पुख्ता व्यवस्था बना लें, ऐसा नहीं करने में मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी। बारात घर बैंड और डीजे संचालकों के सुझाव पर पुलिस की ओर से निर्णय भी लिए गए। सड़कों पर एक साथ 2 बारातें ना हो, इस पर सुझाव SP क्राइम और यातायात डॉक्टर जगदीश चंद ने कहा कि इसके लिए लोगों को शांति की जानकारी संबंधित थानों को देनी होगी। बैंड संचालकों की बेवजह परेशानी करने की शिकायत पर कहा गया कि किसी भी हाल में 10 बजे बाद संचालन बंद करना होगा। जाम की समस्या को लेकर बैंड संचालकों ने ट्रॉली के संचालन को बंद करने का सुझाव दिया। इस पर SP यातायात ने बारातों और ट्रॉली के संचालन पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। विवाद होने की शिकायत करने पर पुलिस ने संचालकों को 112 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने को कहा है। वहीं बैठक में SP सिटी हरवंश सिंह ने कहा कि बैठक में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई उनमें गंभीरता के साथ लागू किया जाएगा। कहा कि बारात का संचालकों को शांति की सूचना देने को कहा गया था, लेकिन वह नियमों का पालन नहीं करे। अब उनके साथ दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों को भी शांति की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा बारात घरों के अंदर और बाहर CCTV कैमरे लगाने जरूरी होंगे। बैंड कर्मचारी सिटी बटन, लाइट, जैकेट और रस्सी को साथ रहेंगे। पैदल बारात के लिए डिस्टेंस तय किया जाएगा। हर्ष
फायरिंग पूरी तरह निषेध रहेगी, जिसमें नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्ट, ध्वनि प्रदूषण रोकथाम एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। लाल कुआं, एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग को लेकर मोटा हल्दू चौराहे पर खनन कारोबारियों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आंदोलन स्थल पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने खनन सचिव से फोन पर वार्ता कर जल्द रॉयल्टी की दरें कम करने को कहा है। शनिवार को खनन कारोबारी ने मोटा हल्दू चौराहे पर एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कहा, अब तक पूरे प्रदेश एक रॉयल्टी वाले नियम को लागू नहीं करती, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं राज्य में कहीं 7 रुपये रॉयल्टी का रेट है तो गोला में 32 रुपये रॉयल्टी का शुल्क रखा गया। पूर्व सीएम के साथ आंदोलन स्थल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आलिया, विधायक सुमित हृदयेश ने भी समर्थन दिया। यहीं संयोजक रमेश जोशी, जीवन कबड़वाल, जीवन बोरा, जग भगवान धामी, सुरेश जोशी, शिखर कांडवाल, सीमा बलूनी आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी, इस बार सरकार को करोड़ों का राजस्व देने वाले गोला नदी में सन्नाटा पसरा हुआ है। 6 दिन बीत जाने के बाद भी खनन के लिए एक भी वाहन नहीं पहुंचा। खनन कारोबारियों की मांग और सरकार की जिद के बीच एक तरफ राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है। सामान्य तौर पर गोला नदी में नवंबर में खनन शुरू हो जाता है, 9 दिसंबर तक खनन रफ्तार पकड़ लेता है। इससे वन निगम, वन विभाग, जीएसटी, आयकर विभाग को प्रतिदिन करोड़ों, लगभग 1.5 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है। पहले गोला में खनन गेट 1 माह बाद खुले, अब गेट खुलने के बाद भी कारोबारी खनन की निकासी करने को तैयार नहीं है। 6 दिन से गोला में सन्नाटा पसरा हुआ है, जिससे करीब 9 करोड़ रुपए के राजस्व को नुकसान हो चुका है। खनन कारोबारी एक प्रदेश एक रॉयल्टी मांग पर अड़े हुए हैं। बोले, मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। गदरपुर, NH 74 पर बने बाईपास पर वाहनों की आवाजाही शुरू करने को लेकर क्षेत्रीय विधायक और NHAI अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। 2 दिन पहले विधायक अरविंद पांडे ने NHAI के अधिकारियों को 10 दिसंबर तक बाईपास को यातायात के लिए खोलने का अल्टीमेटम दिया था। शनिवार देर शाम विधायक समर्थक संघ पहुंचे और सड़क पर रखे अवरोधक हटाकर वाहनों की आवाजाही शुरू करा दी। आवाजाही शुरू होने के होते ही बाईपास में हादसा हो गया। रोड पर पुलिस के सामने ही ट्रक ने एक बाईपास सवार युवक गदरपुर निवासी सुरेंद्र पुत्र उमेद सिंह को चपेट में ले लिया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद SSP अभय भर ने बाईपास को बंद करा दिया। SDM बाजपुर राकेश चंद्र तिवारी ने बताया कि उधर घायल युवक की अस्पताल में मौत होगी। मामले में पक्ष जानने को विधायक से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन फोन रिसीव होने के बावजूद विधायक से बात नहीं हो सकी। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट के जीवन से जुड़े स्थानों को पर्यटन के मानचित्र पर लाया जाएगा। उन्होंने राज्य के जिन भी स्थलों में हिस्सों में जीवन बिताए, वहां जिम कॉर्बेट रेल की स्थापना की जाएगी। राज्य वन्यजीव बोर्ड की शनिवार को हुई बैठक में यह तय किया गया। राज्य में जिम कॉर्बेट से जुड़े अन्य स्थानों में कॉर्बेट हैं। कॉर्बेट ने खुद अपनी पुस्तकों में इसका जिक्र किया है। आज भी उनकी पुस्तकें देश विदेश में पढ़ी जाती हैं। लोगों में उनके बताए गए स्थानों को लेकर काफी जिज्ञासा है। वन्यजीव बोर्ड ने ऐसे सभी स्थानों को पर्यटन विभाग की मदद से विश्व मानचित्र पर लाने का निर्णय लिया है। कॉर्बेट रामनगर, नैनीताल के अलावा चंपावत, तल्लादेश, बूम, कलढुंगा, कालागढ़, चूका, थाक, मुक्तेश्वर, दुर्गा पीपल, पबलगढ़, दिबिधुरा, लधिया, कालाढुंगी, मोहान, गर्जिया, कांडा, दूनाघाट, चौगढ़, रुद्रप्रयाग आदि स्थानों पर भी बिताई। पर्यटन की दृष्टि से इन्हें विकसित किया जाएगा। इन स्थानों पर कॉर्बेट ट्रेल बनाने के साथ ही विशेष पट्टिका का निर्माण और होम स्टे को बढ़ावा दिया जाएगा। स्थानीय युवाओं को नेचर गाइड का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। विदित है कि मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व में जिम कॉर्बेट की यादें ताज़ा रखने को कॉर्बेट ट्रेल बनाने का ऐलान किया था। पर्यटन विभाग जल्द ही इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से MOU करेगा। बैठक में वन मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक राम सिंह खेड़ा, उनिया, अनिल नौटियाल, रेणु बिष्ट, प्रमुख सचिव वन RK सुधांशु, PCCF विनोद सिंगल, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक समीर सिन्हा आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने नई नीति तैयार कर ली है। उद्योग विभाग की ओर से नई नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जल्द इस नीति को कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाना है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से इस संदर्भ में राज्य की 1700 से अधिक उद्योगों को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इस राज्य सरकार की ओर से लाई जा रही पॉलिसी के तहत इन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन को बंद कर उनके स्थान पर प्लास्टिक के विकल्पों पर काम करेंगे। कुछ समय पूर्व सचिवालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से इस संदर्भ में उद्योग विभाग से अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इसके तहत राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के वैकल्पिक उद्योगों में कार्य करने के लिए सरकार से मदद मिलेगी।